अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद दोस्तों। मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NS10 टीवी। आज मैं आया हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट एक मिस्टर ज़राफ़त खान को शायद आप लोग जानते होंगे, इनकी कई वीडियो हमारे चैनल पे पड़ चुकी है। तो ये आज फिर हाई कोर्ट आए हुए थे, तो इनसे मिलने के लिए मैं आया और कुछ सवाल जवाब इनसे करेंगे। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम ये आज जानना चाहेंगे कि आज आप मेरठ से, हापुड़ से चलकर यहाँ आए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो आज किस केस के से रिलेटेड आप यहाँ आए हुए? दरअसल एक 498A का मसला था, तो उसमें वारंट NBW निकाल दिए थे। अच्छा। क्योंकि क्या होता है, जब पत्नी केस डाल देती है तो पति की तरफ से जो प्रताड़ित होते हैं वो डर जाते हैं। पुलिस द्वारा फ़ोन किए गए थे तो वो वहाँ जा नहीं पाए डर की वजह से। अच्छा। तो इस वजह से NBW निकल गए थे वो, तो उन NBW को यहाँ पे स्टे के लिए आए थे। सर, केस से हम रिलेटेड और भी सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले जो डर अभी आपने बताया कि लोग डर जाते हैं, वो हकीकत है कि जो एक नॉर्मल इंसान होता है, जहाँ पुलिस की या कोर्ट कचहरी की बात आती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो सर, ऐसे लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, बिल्कुल कहना चाहूँगा। देखिए, ये जो फैमिली मैटर होते हैं, मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, इसमें अरेस्टिंग का तो कोई ऐसा खतरा नहीं होता है। और ये वीडियोज़ मैं कई चैनलों पे बता भी चुका हूँ, कई चैनलों पे मेरी वीडियोज़ चल भी चुकी हैं इस बारे में कि अगर किसी पर भी, लड़के पर या उसके परिवार वालों पर, उसकी पत्नी दहेज प्रताड़ना जैसे झूठे मुकदमे करती है तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो डर जो है वो हमें सीने से निकालना होता है। उसके बाद पुलिस कुछ नहीं करेगी, सिर्फ़ आपसे पूछताछ ही करेगी। और मैंने इतना भी बोला था कि अगर, क्योंकि हमारे जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो नेट पे हैं और यूट्यूब पर, गूगल पर, कहीं पर भी देख सकते हो। अगर किसी को उलझन है, पुलिस परेशान करती है तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकता है। तो अब क्या है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़्यादा बुलाती है तो लोगों को लगता है कहीं कभी हमें पकड़ के बिठा ना दे, अरेस्ट न कर ले। अरेस्ट नहीं कर लें। जी। तो वो ये डर रहता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि 498A जैसे जो जितने भी मामले हैं, इसका दुरुपयोग धड़ल्ले से हो रहा है और वहाँ पर सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। तो इसमें डरने की तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं फिर भी सर, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिनके ऊपर इस तरीके से थाने से, महिला थाने से अगर फोन आता है तो उनको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जाकर अगर मिले उनके लिए वो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, देखिए, अगर एक चीज़ और है, मान लीजिए आपको डर है तो किसी वकील को साथ ले जाएं। जी। वैसे तो कुछ नहीं होता है, आप भी जाओगे, बस थोड़ा बहुत वो डराते हैं ताकि या तो कॉम्प्रोमाइज़ हो या सेटलमेंट, इसी चीज़ के लिए पुलिस थोड़ा दबाव डालती है, ठीक है? वरना ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ, वो आपको पकड़ के बिठाएँ, अरेस्ट करें। क्योंकि 7 साल से कम की जिसमें एलिगेशन लगे हुए थे, सज़ा होती है, उसमें 41A का नोटिस दिया जाता है, ना कि अरेस्टिंग की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम अब आगे बढ़ते हैं स्टे की तरफ। तो सर, जैसे आपने जो स्टे के लिए आए थे, तो क्या और कोई रास्ता नहीं था स्टे के अलावा? देखिए, स्टे के लिए रास्ते तो और भी हैं। उसमें जैसे NBW निकल गए थे, एंटीसिपेटरी बेल भी डाल सकते थे। लेकिन उसमें क्या होता है, एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हो जाती है, तो इसलिए सीधा स्टे के लिए हाई कोर्ट आ जाते हैं और मैट्रिमोनियल मामले में स्टे हो जाते हैं। अच्छा, एक कंडीशन और होती है, पब्लिक इस चीज़ से ज़्यादा घबराती है, जैसे मीडिएशन का, कि भाई हमारे तो मीडिएशन करा दी और कोर्ट ने 30,000, 20,000, 40,000 रुपये जमा करवा लिए। तो हालाँकि लगता तो है अमाउंट ज़्यादा होता है, लेकिन क्या होता है, वो केसेस जो हैं थोड़े डिले हो जाते हैं। अभी जैसे अरेस्टिंग के डर की वजह से कोर्ट क्या है, हर कोई यही चाहता है कि कॉम्प्रोमाइज़ की कोशिश कराता है, मीडिएशन कराता है। तो उसमें जैसे पति का नाम आता है, हम रिट में जाते हैं, पति का नाम या किसी अदर परिवार का नाम साथ लगता है तो मीडिएशन की कोशिश कराते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वो केसेस जैसे अब मीडिएशन करा रहे हैं, वहाँ जो भी चार्जेस जमा होते हैं, तो मान लीजिए अगर लड़की को 15,000 या 20,000 दिए जा रहे हैं तो उससे कहीं ज़्यादा वो उसके वकील कर लेती है, ठीक है? और उसका किराया वगैरह, ऐसा नहीं है कि सारा वो लड़की को जा रहा है, तो लड़की उसमें मतलब
उसका फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा तो बस इतना लगता है कि हाँ, हमारी जेब से पैसा जा रहा है बस, लेकिन वो उससे कहीं ज़्यादा वो परेशान भी हो जाती है। और हमारा क्या है, अगर वो लड़की झूठा केस कर रही है तो उनको परेशान करो। जी। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मीडिएशन में लड़के का 25,000 30,000 रुपये लग रहा है तो सिर्फ 5,000 रुपये ही कोर्ट में जाते हैं, बाकी लड़की को बाकी मिलते हैं। लड़की को जाता है। लेकिन उसमें ये हुआ है कि लड़के को दबाव डालने के लिए, लड़के के परिवार के ऊपर दबाव डालने के लिए एक से ज्यादा वकील करके वो पैसे को इन्वेस्ट कर देती है। हाँ, उसके बारे में मैं बताता हूँ। ज़्यादातर क्या करते हैं, लड़की 2-2 वकील कर लेती है जी ताकि इस पे दबाव डले। देखो, लड़कियों को सिर्फ डट के रहना चाहिए। जी वहाँ कोई ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं बिठाएगा कि भाई तेरी तलाक करा देता हूँ या तेरा घर बसवा देता हूँ। जी वहाँ सीधी बात रखो, भाई जब हम पे झूठे एलिगेशन लगाएं, या तो ये प्रूफ करे, या तो ये साबित करे, यस सर। या फिर माफीनामा लिख के दे कि भाई मैंने झूठ किया है। जी। तो वहाँ कोई दबाव डालने का ही नहीं है। ठीक है। और बाकी रही उसकी बात, लड़का ज़्यादातर इससे मीडिएशन के उससे डरता है कि भाई हमें टॉर्चर किया जाता है, ये किया जाता है। हाँ, थोड़ा सा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे वकील बैठते हैं और कोई जा भी नहीं सकता। वहाँ पे प्रेशर डालते हैं, लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी। सर एक सवाल और हम पूछना चाहेंगे कि जिससे आप जिस काम से आज आए थे स्टे के लिए, तो हम उन दर्शकों को ये जानकारी हम आपके द्वारा देना चाहेंगे कि स्टे किस तरीके से लिया जाए। घर में जैसे कई लोगों के नाम होते हैं केस में, तो किसके नाम से लिया जाए, किस तरह से किया जाए। अक्सर ये देखा गया कि एडवोकेट जो होते हैं वो भी मिसगाइड करते हैं। जी, तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम लेना चाहेंगे। बिल्कुल मिसगाइड करती हैं। एडवोकेट कभी भी, देखो मैं क्लियर कहूँगा, सही जानकारी नहीं देता है। जी अगर आप मान लीजिए हाई कोर्ट से ये चाहते हैं कि भाई मुझे मीडिएशन भी नहीं करानी है, तो आपको पति का नाम नहीं ऐड करना होगा। जी बाकी औरों के नाम से आप रिट फाइल कर सकते हो। जी तो उसमें मीडिएशन के लिए अप्लाई नहीं करेगा जज। ठीक है। और इसमें फिर मीडिएशन के लिए जब अप्लाई नहीं होगा तो उसमें क्या होता है, या तो स्टे कर देते हैं, या फिर कुछ दिन के लिए स्टे कर देते हैं, या फिर पार्टी को इशू नोटिस कर देते हैं कि पार्टी आए और अपना जवाब दाखिल करे। जवाब दाखिल करें। तो सर इसमें कितना समय लगता है, कुछ बताएंगे? देखिए, ये तो कोर्ट के मामले हैं, सालों साल 2 साल डिले हो जाता है। और मान लीजिए अगर जैसे वो आपको परेशान कर रहे हैं और आपको भी उनको इसी तरह से परेशान करना है, तो सालों साल डिले होने दो। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर झूठा केस है तो उनको साबित करने में, साबित उन्हीं को करना है जिसने केस लगाया है। तो अगर समय मिलता है, केस में डिले हो रहा है तो होने दें, बेहतर वही रहेगा। इसमें डिले होने दें। और दूसरी बात, साबित तो वही करेगी। साबित भाई मान लीजिए, एक पहली बात, साबित होता ही नहीं। आज तक मैंने देखा नहीं कोई ऐसा जजमेंट आया है कि हाँ भी साबित हुआ है। वो ना के बराबर 1-2% हो तो वो मेरी नॉलेज में नहीं है। उसमें क्या है, देखो साबित करने के लिए 10 साल 20 साल लग जाते हैं, लेकिन साबित हो ही नहीं पाता। लास्ट में क्या होता है, दोनों पार्टी कोर्ट में जाती हैं, परेशान होती हैं, लास्ट में जाकर सेटलमेंट ही करती हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और जैसा कि सभी जानते हैं तकरीबन इस तरीके के कि मिसयूज़ इससे धाराओं का 498, 323, 406, 506 इन सब का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। और NCRB का डाटा भी है कि 98% जो है झूठे पाए जाते हैं। तो वजह यही है कि इतने ज़्यादा चलने के बाद भी वो लड़की, सच्चाई है ही नहीं है तो साबित क्या करेगी, तो वो झूठा ही होता है। लेकिन तब तक जो है दोनों की, लड़का और लड़की दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाती है। साथ में इनसे जो जुड़े हुए हैं, लड़के के पेरेंट्स हैं और इनके जो खुद की संतान है, उसकी भी लाइफ खराब होती है। तो सर ऐसी लड़कियों को कोई आप संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल देना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो, अगर देखो किसी के बच्चे हैं, वो मैंने ज़्यादातर कुछ मामले ऐसे भी देखे कि माँ बाप के कहने में आकर लड़कियां डाल देती हैं। कुछ लड़कियों के नेचर भी ऐसे होते हैं कि भाई पति को डरा देती हूँ, इसको जैसे अपने काबू में करने के लिए होता है कि भाई कंप्लेन कर देती हूँ, जैसे मैं कहूँगी वैसे ये करेगा, इस तरह से। तो मतलब मान लीजिए इसमें कंप्लेन एक हथियार की तरह से इस्तेमाल होता है। हथियार की तरह से इस्तेमाल करेंगे। और इसमें क्या है, आप लोगों की क्या है, आपने कंप्लेन डाल दी, ठीक है, और पति जो है वो हरास होगा, उसमें लाइफ किसकी बर्बाद है, बच्चों की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा बर्बाद होती है। तो मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले ऐसा कदम उठाने से पहले अपने बच्चों को देखा जाए कि भाई हमारे बाद ये अगर मान लीजिए अलग हो जाते हैं तो इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और मुझे उम्मीद है कि मेरे जो श्रोता हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं देख रहे हैं उनको भी ये काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज के लिए हम यहीं रोकेंगे और सर की जो जानकारी मिली है सर से इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें। तो कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।